क्वालिटी के वजह से आया है, प्राइस के वजह से आया है, ओवरऑल कौन सा एरिया हमारे लिए अफेक्ट करता है। सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वर्ड को समझते हैं। द वर्ड स्टैंडर्ड मीन्स अ क्रिटेरियन, प्रिंसिपल और मेजर्स। हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं, नापना चाहते हैं। सो हम लोग नापना चाहते हैं कि हमारा प्लानिंग और एक्चुअल पर इसमें क्या फर्क है, परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस आ रहा है। द स्टैंडर्ड फिगर इज वन अगेंस्ट विच वन कैन मेजर एन एक्चुअल फिगर टू सी द डेविएशन। डेविएशन जो डिफरेंस आ गया, कितना डिफरेंस आया हमारा प्लान एक्टिविटी और हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस में, कितना डिफरेंस आया, वो जरूरी होता है। और वो डिफरेंस कौन सा साइड वाला है। नाउ स्टैंडर्ड के रेट कैसे होता है। द वर्ड स्टैंडर्ड रेट इज न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन प्रिवेलिंग बिटवीन टू सेट्स ऑफ थिंग्स. A firm has three standard of things available on which to base standard rate: money, physical inputs and physical output. सबसे पहले हम लोग कितना इनपुट कर रहे हैं, दैट इज योर मटेरियल इंटरेस्ट। हमारे हर प्रोसेस के लिए कुछ मटेरियल लगता है, तो हमने उस मटेरियल को इंट्रोड्यूस किया। तो मटेरियल लाने के लिए या कितना मटेरियल डाला है और उससे कितना आउटपुट निकला, फिजिकल आउटपुट। हमारे लिए प्लानिंग में हम लोग सोचते हैं, हमने प्रोसेस कॉस्टिंग किया था, हमने उसमें नॉर्मल लॉस अज्यूम किया था 5% 10%, लेकिन एक्चुअल लॉस अगर ज्यादा हो गया तो हम लोग एबनॉर्मल लॉस के बारे में बात करते हैं। सो दैट्स व्हाई द आउटपुट एंड इनपुट बोथ आर इंपॉर्टेंट, सेम वे मनी, द रेट। ओके, नाउ how these three are related. So first of all we need to understand that money output, example rupees or unit of material, that as per physical unit. And for physical output, money output, example unit of production, rate per unit of production. Then input output, labor, machine hours, unit of production. हमने कितना क्या इन्वेस्ट किया है। मटेरियल के केस में हम लोग क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। देयर आफ्टर अगर हम लोग दूसरा एरिया को लेंगे, जैसे कि लेबर्स है, मटेरियल में जैसे क्वांटिटी का इंपॉर्टेंस है, वैसे लेबर में उसका लेबर का आवर्स इंपॉर्टेंट है। सो अकॉर्डिंगली ये चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है जब हम लोग स्टैंडर्ड रेट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। प्री डिटरमाइंड मतलब हमने पहले से डिसाइड करके रखा है, हमने पहले से प्लान करके लिखा है। okay, which is compare in advance of production on the basis of specification of all the factors affecting cost and used in standard costing. तो जितने भी फैक्टर्स या जितना भी क्या बोलते हैं कॉस्ट जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में यूज होता है, इफेक्ट करता है, उनको कंसिडर किया जाता है। इन अदर वर्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट दैट शुड बी अटेन्ड अंडर अ गिवन सेट ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशन। हमें जो कंडीशन प्रोवाइड किया गया है उसमें हम लोग उसको चेक करना चाहते हैं। देखो याद रखो, हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बेसिकली चीजों को कंपेयर करना है। तो कंपैरिजन कब होता है, जब कोई एक लेवल पे होता है। ओके, सो इसीलिए यहाँ पे अटेन अंडर अ गिवन सेट ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशन। कंडीशंस क्या रहेगा, से फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का 10 स्टैंडर्ड का परफॉर्मेंस उसके किसी फ्रेंड के 12 स्टैंडर्ड के परफॉर्मेंस के साथ हम लोग कैसे मैच कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों अगर 10 स्टैंडर्ड में है या 12 स्टैंडर्ड में, तो हम लोग बोल सकते हैं ये इसका परफॉर्मेंस अच्छा है या इसका बुरा है। लेकिन दो अलग अलग लेवल के परफॉर्मेंस को हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। इसीलिए ये बात याद रखना हमेशा कि हमें कंपैरिजन करने के लिए एक लेवल पे आना पड़ेगा और वो लेवल डिसाइड करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई द वर्ड इज गिवन सेट ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशन मेंशन किया है। नाउ द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ टेक्निक। देखो समटाइम्स कॉस्टिंग में दो तरह की चीजें होते हैं, वन इज मेथड एंड अदर इज टेक्निक। सो मेथड मतलब जहाँ पे स्टेप्स है, या ऐसा करना है, वैसा करना है, वैसा करना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग का बात करें तो हमने वहां पे मेथड्स फॉलो किया था। डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, यहाँ पे पोस्ट होगा, वहां पे होगा। बट टेक्निक्स इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन या वट एवर द थिंग्स हम लोग प्रूव करना चाहते हैं या हम लोग फाइंडिंग्स करना चाहते हैं, तो उसके फॉर्मूलेज हम लोग शफल हो सकते हैं, प्रेजेंटेशन का तरीका डिफरेंट हो सकता है, आंसर सेम आएगा, ऑफ कोर्स आंसर सेम आएगा, लेकिन
जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का बात आता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग आर टेक्निक्स and other process costing, contract costing are methods of costing. So standard costing is a technique which is used in many industries where production is of repetitive nature. Same चीज आप बार बार बना रहे हो, तो वहां पे आपको एक कंपैरिजन, यहाँ पे आपको गाइडलाइंस का जरूरत है. जब भी हम लोग हमारे लिए प्रोडक्शन लाइन को चेक करेंगे, उस प्रोडक्शन लाइन पे हमारा आउटपुट को बार बार चेक करेंगे हमारे प्लानिंग के साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस को, तब हमें जाके पता चलेगा कि हम लोग एक्चुअल में बेटर परफॉर्म कर रहे हैं या वर्स्ट परफॉर्म कर रहे हैं. अगर हम लोग वर्स्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत होगी, और बेटर कर रहे हैं तो हमें कंसिस्टेंसी का रिक्वायरमेंट होगा, हमें उस चीज को कंटिन्यू रखना है. We should not lose that better performance. Then standard costing is developed due to the shortcomings of historical costing. हमारे पुराने costings में जो भी differences थे, problems थे, उसको overcome करने के लिए standard costing हो गया है. सीमा as per London define standard costing as the predetermined cost. predetermined मतलब पहले से ही, मैंने बोला था हम लोग प्लानिंग में ऑलरेडी डिसाइड करके रखा है कि समझो मैं 10 यूनिट बनाने वाला हूँ, उसके लिए मेरे को इतना इतना क्वांटिटी लगेगा, ये रेट से मैं क्वांटिटी बाय करूंगा, तो उसका प्राइसिंग इतना होगा, कॉस्ट इतना होगा. सो दैट इज प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट बेस्ड ऑन टेक्निकल एस्टिमेट्स ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स for selected period of time and for the prescribed set of working condition. working condition मतलब आउटपुट, हम लोग कौन से माहौल में या कितना प्रोडक्शन के लिए बात कर रहे हैं. सो ऑल दैट शुड बी नीडेड. ओके, then thereafter one more point was there, that standard costing is that technique in which the standard cost is determined before starting the production. Of course यही तो बात है, that's why it is called predetermined cost. हम लोग कंपेयर करने के लिए हमारे पास पहले से कुछ होना चाहिए. हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ हमें कंपेयर करने के लिए हमने पहले से वर्कआउट किया है फिगर कि हम लोग को इतना मटेरियल का रिक्वायरमेंट रहेगा, इतना रेट से हम लोग परचेस करेंगे, इतना इतना कॉस्ट हो जाएगा, ये हमारे पास पहले से है. जस्ट लाइक एक फैमिली का एग्जांपल दे तो हम लोग को घर में पेंट कराने का है, तो पेंट कराने के लिए हमने उस कॉन्ट्रैक्टर, पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर से बात किया, तो वो बोलता है कि आपको 10 किलो कलर लगेगा, उसका अभी मार्केट में 150 रुपए रेट है. अभी हम लोग जिस दिन बजट कर रहे हैं उसके बाद कब जाके एक्चुअल में कर रहे हैं, एक्चुअल में करते वक्त शायद उसका रेट कम या ज्यादा हो गया होगा. अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग रीजन हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ हो गया इकोनॉमिकल चेंज, तो वो आंसर में डिफरेंस आएगा. तो इसलिए प्री डिटरमाइंड हम लोग को पास पहले से ही बजटेड रहेगा इंफॉर्मेशन. ओके, देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम कैसे होता है? द मैनेजमेंट एवेल्युएट्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी बाय कंपेयरिंग इट विद द सम प्री डिटरमाइंड मेजर्स. देखो, मैनेजमेंट इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी. परफॉर्मेंस मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो एक्चुअल में वर्किंग कंडीशंस में जो आपका आउटपुट है उसको हम लोग चेक कर रहे हैं. इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी बाय कंपेयरिंग इट विद द सम प्रीडिटरमाइंड मेजर्स. हमने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा है, प्रीडिटरमाइंड फाइंडिंग्स रखे, तो वो हिसाब से हम लोग बात करेंगे. Therefore, it can be used as a process of measuring and correcting actual performance to ensure that the plans are properly set and implemented. Of course, हमारा जो प्लानिंग एक्टिविटी है उसका अंदर का यही तो खासियत है. हम लोग मैनेजमेंट के कंसेप्ट में आ जाते हैं. याद रखो, ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो मैनेजर लेवल के लिए है. इनके आउटपुट या इनसे हम लोग डिसीजन मेकिंग टूल करके इस्तेमाल करते हैं. इनको हम लोग डिसीजन मेकिंग टूल बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जहाँ पे मैनेजमेंट अपने एनालिसिस के बेसिस पे डिसीजन लेता है. सो हमारा जो प्लानिंग है, प्लानिंग एक्टिविटी हमने जो डिसाइड किया था उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन करके बेस्ट आउटपुट हमें सिलेक्ट करना है, और वो जो भी आउटपुट है वो समझना है. देन ऑब्जेक्टिव्स हम लोग क्यों करते हैं? टू इस्टेब्लिश कंट्रोल. पहले ही मैंने कहा था हमारा मैनेजमेंट का कंट्रोलिंग सिस्टम यहाँ पे वर्क करता है.
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग का जो कंसेप्ट है, कंट्रोलिंग कब आता है? जब हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं कि हमने जो कुछ भी अब तक किया है वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ओके, सो देयरफॉर कंट्रोलिंग इज वेरी इसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव यही है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, टू एस्टैब्लिश कंट्रोल। सेकंड, टू सेट स्टैंडर्ड्स फॉर वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। अलग अलग कॉस्ट एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में हम लोग जानते हैं मटेरियल है, लेबर है, अदर ओवरहेड्स है। तो हर एक एलिमेंट्स के लिए हम लोग डिसाइड करना चाहते, सेट करना चाहते हैं स्टैंडर्ड कि भैया इतने रुपए का मटेरियल का मैं इस्तेमाल करूंगा, या ये रेट से मेरे को लेबर मिलना चाहिए, या ये लेवल का काम है जो मेरा कॉस्ट इतना आना चाहिए। देन फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ एज पर द स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एस्टेब्लिशिंग कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट होना जरूरी है। ओके, तो ये हमारा जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन, भाई इतने रुपए में या इतना मटेरियल यूज होना चाहिए, इतना कंट्रोल होना चाहिए, वेस्टेजेस कंट्रोल या बाकी सारी चीजें, तो बहुत सारे एरियाज रहेंगे। तो आप मटेरियल यूज करते हो, मैंने सोचा था इतना मटेरियल लगना चाहिए, उससे ज्यादा लग रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? हमारा जो अंदाजा था वो गलत है, या मटेरियल में वेस्टेज हो रहा है, या मटेरियल का क्वालिटी खराब है जो आउटपुट नहीं दे रहा है, एनी डैम रीजन कैन बी देयर। सो इसलिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा, someone should be there. Then to make budgetary control more effective, budgetary control क्या आएगा कि हम लोग जिस हिसाब से इसको प्लान किया है वो उसी तरह से एग्जीक्यूट होना चाहिए। देन प्रोसीजर ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, सबसे पहला काम हमारा होता है सेट द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स फॉर सेल्स मार्जिन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। ये इनकम के हिसाब से देखा जाए तो सेल्स आ जाता है, रेवेन्यू के लिए, एक्सपेंसेस के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाएगा कि मैं इतने रुपए में बनाऊंगा, इतने रुपए में बेचूंगा। अब इतने रुपए में बनाने के लिए मैं क्या क्या यूज करूंगा। सो कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब ये जो मैंने स्टैंडर्ड डिसाइड किया है, सेट किया है, उसको कंपेयर करने के लिए मुझे एक्चुअल का भी इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ेगा। एंड देन कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स टू अराइव एट द वैरिएंस। वैरिएंस मतलब हमें जो डिफरेंस चाहिए, डेविएशंस कहाँ पे आए हैं वो फाइंड आउट कर रहे हैं। and analyze the variances and ascertaining the causes and variances, causes of variances। सबसे पहली बात कि एनालाइज करो कि हमारा जो वेरिएंस है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, मतलब हमारे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के वर्डिंग में फेवरेबल है कि एडवर्स है। मतलब अगर हमारे लिए अच्छी बात है तो दैट इज कॉल्ड फेवरेबल, और अगर वो बुरी बात है तो दैट विल बी कॉल्ड एडवर्स। सो एडवर्स है या फेवरेबल है, ये पहली बात। और उसके बाद ये एडवर्स या फेवरेबल क्यों है, वजह, कॉजेस। ओके, देन अगर वो एडवर्स है, प्रॉब्लम है, तो टेक करेक्टिव एक्शन टू अवॉइड एडवर्स वैरिएंस। बराबर है। सो अगर वो एडवर्स है मतलब उसमें लॉसेस आ रहे हैं हमारे लिए, कॉस्ट बढ़ रहा है, तो ऐसे सर्कल, लॉसेस मतलब कॉस्ट बढ़ना, सो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हम लोग क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है वो ढूंढ लिया, तो वो क्यों ना हो, कैसे ना हो, उसके लिए काम करेंगे। then adjust the budget in order to make the standard more realistic। sometime it might possible कि हमने जब स्टैंडर्ड बनाया होगा या उसके लिए जो भी पैरामीटर सेट किया होगा वो शायद आउटडेटेड है, शायद पुराने हो, अपडेटेड नहीं होगा। तो हमें ये देखना भी पड़ेगा कि हम लोग अभी एक्चुअल के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो वो हमारा स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा पुराना तो नहीं ना, हमारा जो अंदाजा है वो बहुत पहले का रहेगा, तो इट शुड नॉट, इट विल नॉट बी वर्क। ओके, देन फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, सबसे पहला फंक्शन होता है वैल्यूएशन, असाइनिंग द स्टैंडर्ड कॉस्ट टू एक्चुअल आउटपुट। सो हम लोग वैल्यूएशन का काम करते हैं, आउटपुट के लिए कितना वैल्यू होना चाहिए। और प्लानिंग, यूज द करंट स्टैंडर्ड्स टू एस्टिमेट फ्यूचर सेल्स वॉल्यूम एंड फ्यूचर कॉस्ट। हम लोग प्लान करके रखते हैं कि हमें इतना रुपए का खर्चा आना चाहिए, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड का मिलके प्रोडक्शन कॉस्ट, या इतने रुपए में सेल्स करेंगे, तो अल्टीमेटली हम लोग हमारे रेवेन्यू प्रॉफिट की तरफ बढ़ते जा सकते। देन कंट्रोलिंग, इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस बाय डिटरमाइनिंग हाउ एफिशिएंटली द करंट ऑपरेशंस आर बीइंग कैरिड आउट। अभी जो भी कुछ काम हो रहा है वो कितना एफिशिएंटली चल रहा है, कितना अच्छे से चल रहा है। अगर वो अच्छे से चल रहा है, ओके, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए क्या कंडक्ट करना है। ठीक है, देन मोटिवेशन, ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करता है
हमारे स्टाफ को, मैनेजमेंट को, कि हमारा टारगेट सेट है भैया, हम लोग को इस चीज, इसका आउटपुट इतना चाहिए, परफॉर्मेंस को चेक करने वाले हैं, तो हम लोग एक्चुअल में काम करते वक्त वो चीज का ख्याल रखा जा सकता है। ओके, सेटिंग ऑफ सेलिंग प्राइस, ऑफ कोर्स अगर आपने प्रोडक्शन प्लानिंग करके रखा है, प्रोडक्शन कंट्रोल करके रखा है, तो आप लोग अपना एक प्रॉफिट डिसाइड कर सकते हैं, और जितना परसेंट आपको प्रॉफिट चाहिए उसको ऐड करने के बाद सेलिंग प्राइस आ सकता है। सो अगर हमारे पास कंट्रोल प्रोडक्शन कॉस्ट रहेगा तो हम लोग सेल्स के लिए भी जा सकते हैं। नाउ वेरिएंसेस, वी नीड टू अंडरस्टैंड द वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब पहले ही बताया हमने, डिफरेंस। अब ये डिफरेंस क्यों आया है, कैसे आया है, ये एरिया। अभी वेरिएंस किस किस में आता है, वेरिएंस मटेरियल में आता है, वेरिएंस लेबर में आता है। मटेरियल में कहाँ कहाँ पे आ सकता है, मटेरियल में हम लोग जो क्वांटिटी मंगाते हैं इनपुट, मटेरियल का जो रेट है उसके हिसाब से। लेबर का बात करें तो लेबर आवर्स वर्क, कितना घंटा लेबर ने काम किया है, उसका रेट जो हमने डिसाइड किया था पहले और बाद में। तो वेरिएंसेस अलग अलग जगह पे आ सकता है। So variance is the difference between the standards and the actual performance. Standard मतलब हमारा प्लान, हमने प्लानिंग में जितना सोचा था उसमें और एक्चुअल में जो डिफरेंस है उसको समझ के रहना, that is your variance. Then when the actual results are better than the expected result, हमारा एक्सपेक्टेड मतलब प्लान रिजल्ट से एक्चुअल परफॉर्मेंस अगर अच्छा है, बेटर है, देन देयर विल बी अ फेवरेबल वेरिएंस, दैट इज कॉल्ड फेवरेबल वेरिएंस। उसके लिए हम लोग सिंबॉलिकली एफ यूज करेंगे, एफ का साइन यूज करेंगे, कैपिटल एफ। सो फेवरेबल वेरिएंस। और दूसरा होता है, इफ द एक्चुअल रिजल्ट्स आर वर्स्ट देन द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, देयर विल बी एन एडवर्स वेरिएंस। सपोज इमेजिन करो, हमने सोचा था 10 किलो मटेरियल लगेगा प्लानिंग में, एक्चुअल में 12 किलो मटेरियल लगा, मतलब 2 किलो मटेरियल ज्यादा लगा। ज्यादा मटेरियल का मतलब हुआ ज्यादा कॉस्ट इनकर्ड होना। तो अगर ऐसा हुआ होगा तो दिस इज योर अनफेवरेबल, दैट इज योर एडवर्स सिचुएशन। कितना किलो के लिए, 2 किलो के लिए। उसका प्राइस क्या होगा, स्टैंडर्ड प्राइस, वो हिसाब से उसका अमाउंट आ जाएगा कि कितना रुपए का ये एडवर्स इफेक्ट है। या उससे उल्टा वाइस वर्सा हम लोग सोच सकते हैं कि सपोज अगर 10 किलो हमने प्लानिंग में सोचा था और एक्चुअल में 7 किलो में आपका काम हो गया, 7 किलो ही लगा एक्चुअल परफॉर्मेंस में, तो 7 किलो मटेरियल यूज हो रहा है तो 3 किलो मटेरियल सेव होगा, दैट विल बी योर फेवरेबल कंडीशन। सो हमारा फेवरेबल वेरिएंस हो जाएगा। क्लियर? देन वेरिएंस का क्लासिफिकेशन ऑन द फंक्शनल बेसिस, मेजरमेंट बेसिस, रिजल्ट बेसिस एंड कंट्रोलेबिलिटी बेसिस, अलग अलग तरीके से हो सकता है। फंक्शंस में कैसे हो सकता है, सो फंक्शंस रिलेटेड टू कॉस्ट फैक्टर्स, जैसे कि मटेरियल, लेबर एंड ओ। ओके, सो मटेरियल, लेबर एंड वेरिएंस रिलेटेड टू सेल्स इज related with overhead. So functional is material, labor and overhead. Thereafter measurement basis, एक होगा एब्सोल्यूट और दूसरा होगा रिलेटिव। एब्सोल्यूट वेरिएंस क्या होता है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, इज नोन एज एब्सोल्यूट वेरिएंस। सो अगर हम लोग मनी के बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, सो इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वेरिएंस। ओके, एंड द डिफरेंस इज एक्सप्रेस एज द परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, इट इज नोन एज रिलेटिव वेरिएंस। सो स्टैंडर्ड कॉस्ट के बेसिस पे अगर हम लोग सोच रहे हैं तो वो रिलेटिव वेरिएंस हो जाएगा। तो रिजल्ट के बेसिस पे या तो रिजल्ट फेवरेबल आएगा या तो एडवर्स आएगा। फेवरेबल का भी एग्जांपल बताया हमने, जो हमारा प्लान है, ओके, वो एक्चुअल से बेटर रहा तो हम लोग उसको फेवरेबल बोलते हैं। नेक्स्ट एडवर्स। एडवर्स क्या होता है हमारा, एडवर्स इज कॉल्ड when our plan activity is less और इट्स डिपेंड ऑन द कॉस्ट। अगर हम लोग एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो वो एडवर्स हो जाएगा अगर एक्चुअल में ज्यादा हुआ। अगर रेवेन्यू के बारे में कर रहे हैं तो रिवर्स हो जाता है। देन कॉस्ट वेरिएंस, वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉस्ट। कॉस्ट हमारे लिए क्या आता है, कॉस्ट में कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू प्राइस वेरिएंस प्लस क्वांटिटी वेरिएंस। याद रखो, जब भी हम लोग मटेरियल का बात करते हैं तो मटेरियल का एक क्वांटिटी डिसाइड होता है। तो मैं अभी हमने बात किया था कि हमारे लिए क्वांटिटी में 2 किलो का डिफरेंस है, जो एडवर्स हो सकता है या फेवरेबल हो सकता है।
और उसका जो क्वांटिटी का वैरिएंस है 2 किलो, वो नंबर ऑफ रुपीज, मतलब उसका जो भी स्टैंडर्ड प्राइस होगा उससे मल्टीप्लाइड करके आ जाएगा। प्राइस वैरिएंस क्या रहता है, हमने सोचा था ये 10 रुपए किलो से आपको मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, हमें उसके लिए 12 रुपया पे करना पड़ रहा है। सो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में अगर 10 रुपए का हम लोग 12 रुपया पे करने वाले हैं, देन वी गो फॉर द प्राइस वैरिएंस। तो प्राइस वैरिएंस ऐसे कंसीडर होता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द वैरिएंसेस accordingly. Next, प्राइस वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। सो प्राइस वेरिएंस रिफ्लेक्ट द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉफिट चेंज रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन एक्टिविटी लेवल। हमने एक्टिविटी लेवल चेंज कर दिया। कभी कभी क्या होता है, एक्चुअल में आपको थोड़ा बार्गेनिंग करके कोई चीजें सस्ती मिल सकती है, या अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिकल चेंजेस की वजह से, मार्केट चेंजेस, एनवायरमेंटल चेंजेस, एनी डैम थिंग की वजह से आपका एक्चुअल में प्राइस बढ़ गया, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो जो भी आपका स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस है वो आइदर फेवरेबल होगा या एडवर्स होगा, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी के साथ जितना आपने यूज किया, तो उससे हमें प्राइस वेरिएंस मिलेगा। क्वांटिटी वेरिएंस, आपने जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी सोचा था मेरे को 10 किलो मटेरियल लगेगा, एक्चुअल में 12 किलो लगा। सो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में 10 का 12 किलो होना, तो इसके लिए हम लोग को क्या अज्यूम किया जाता है, 10 का अगर 12 किलो हो जाता है तो हमारे लिए स्टैंडर्ड इज 10 एंड एक्चुअल में 12, तो 2 किलो एक्स्ट्रा यूज हुआ, तो हमारे लिए ये नेगेटिव हो जाएगा, उसको स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करके जाएगा। देन 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट वेरिएंस। As per cost variance, we can distribute as per material cost variance, labor cost variance and variable overhead variance. So material, labor और overheads, ये 3 तरीके से हम लोग cost variances find out कर सकते हैं। So उसमें सबसे पहला material और labor variance, no major changes to understand, like material का जब हम लोग variance का बात करने वाले हैं तो क्या करने वाले हैं देखते हैं। So material वेरिएंस का मतलब क्या होता है, मटेरियल वेरिएंसेस में क्या चीजें आती है, उसमें मटेरियल वेरिएंस बेसिकली स्टार्ट्स विद मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज सब डिवाइडेड अमंग मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस। सो हम लोग को यूजी लेवल में, अंडर ग्रेजुएशन में सिर्फ अंडरस्टैंड करना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस। बेसिकली मटेरियल यूसेज दैट इज योर क्वांटिटी रिक्वायरमेंट एंड मटेरियल प्राइस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है। सो हमारे लिए वो फॉर्मूला बन जाता है कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। और पीजी लेवल में हम लोग आगे चल के और डिटेल में समझते हैं कि मटेरियल यूसेज वेरिएंस इसमें क्या डिफरेंस होता है। सो मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस को ऐड करेंगे तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस बनता है। सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस एंड यूसेज वेरिएंस, ओके, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। So material cost variance, it is a difference between the standard direct material cost of the actual production volume and the actual cost of direct material. So हमारा जो standard direct material हमने decide किया था, standard direct material cost, उसका और actual production cost के साथ क्या reason है? Then so material cost variance is equal to MCV. Material cost variance is equal to standard quantity of input for actual production into standard price minus actual quantity of input into actual price. सिंपल भाषा में बात करें तो आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट जो भी डिसाइड किया था उसका एक्चुअल प्रोडक्शन के साथ कंपैरिजन करके कितना आएगा। से फॉर एग्जांपल हमने स्टैंडर्ड सोचा था 10 यूनिट के लिए आपको मटेरियल लगता है, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन हमारा 100 यूनिट के लिए, तो हमारा जो स्टैंडर्ड है उसको हमें रिवाइज करना पड़ेगा। तो हमने 10 यूनिट के लिए जितना भी क्वांटिटी लिया होगा उस क्वांटिटी को 100 के लिए मतलब 10 टाइम्स उसको करके हम लोग रिवाइज करेंगे, तब जाके हमारा वो
स्टैंडर्ड लेवल में आ जाएगा। याद रखो, बेसिक आइडिया है कि अगर हमें कंपैरिजन वेरिएंसेस फाइंड आउट करने हैं तो हमें सबसे पहले वो लेवल पे लाने पड़ेंगे, और वो लेवल क्या होगा, या हमारा आउटपुट। तो हम लोग एक्चुअल आउटपुट को फॉलो करेंगे हमेशा, तो स्टैंडर्ड आपका रिवाइज होता जाएगा। ठीक है, सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो हमारा एक्चुअल आउटपुट जो है उसके लिए कितना स्टैंडर्ड लग सकता है, उसका स्टैंडर्ड प्राइस क्या था, उससे आपको एक अमाउंट मिलेगा, उसको हम लोग एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ इनपुट इनटू एक्चुअल प्राइस के साथ कंपेयर करेंगे, तो हमें मिलेगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सिंपल भाषा में दूसरा एक तरीका है मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो हम लोग दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। उसमें मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जिसमें स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस में जो डिफरेंस रहेगा, वेरिएंस रहेगा, उसका मल्टीप्लिकेशन होगा एक्चुअल क्वांटिटी के साथ। और मटेरियल यूसेज वेरिएंस का बात करें तो यूटिलिटी आपने क्या किया, क्वांटिटी, जो आपका जो क्वांटिटी इनपुट स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी में जो डिफरेंस है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देन सो देयर इज an example material price variance का standard price minus actual price into actual quantity। यहाँ पे सिंबल में डॉलर्स का डाला है, forget about the symbols। 3 रुपीज माइनस 3.20, हमारा जो स्टैंडर्ड प्राइस था 3 रुपीज था और एक्चुअल प्राइस था 3 रुपीज 20 पैसा, और एक्चुअल क्वांटिटी 2400। यहाँ पे अगर देखा जाएगा 3 माइनस 3.20 करेंगे तो यू विल गेट माइनस 20 पैसा। सो माइनस 20 से जिस किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे योर आंसर इज माइनस, लेकिन हम लोग माइनस लिखने के बजाय वी विल से इट एडवर्स एंड द कैपिटल ए इज देयर। सो दिस इज योर मटेरियल प्राइस वेरिएंस। सपोज मटेरियल यूसेज वेरिएंस दिया आपको, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। So standard quantity for actual production minus actual quantity production into standard price। तो यहाँ पे हमारा 4000 यूनिट्स के लिए 1000 यूनिट्स के लिए जो था वो इंफॉर्मेशन 800 यूनिट का है, तो 4000 यूनिट के लिए आपको 3200 यूनिट लगेगा। 3200 इंटू 2400, 800 का डिफरेंस है, और 3 रुपया स्टैंडर्ड प्राइस के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 का डिफरेंस होगा। सो मटेरियल यूसेज वेरिएंस आपका 2400 फेवरेबल आएगा, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी ज्यादा है। ओके, 3200 इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ज्यादा है, तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करके यहाँ पे फेवरेबल मिला, वहां पे एडवर्स मिला। जब हम दोनों को ऐड करेंगे, सो मटेरियल प्राइस वेरिएंस 480 एडवर्स था और मटेरियल यूसेज वेरिएंस 2400 फेवरेबल था। सो दिस फेवरेबल माइनस एडवर्स होके अमाउंट जो है मैक्सिमम फेवरेबल है, तो 1920 इज फेवरेबल, इज योर टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सो इस तरह से मटेरियल वेरिएंसेस को अंडरस्टैंड किया जाता है। देन मटेरियल प्राइस वेरिएंस के बारे में डिटेल में बात करते हैं। दिस इज द पोर्शन ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस व्हिच इज ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड प्राइस स्पेसिफाइड एंड द एक्चुअल प्राइस पेड। देखो क्या होता है, हमने जब सोचा था तब हमने मार्केट का अंदाज लिया होगा, उस वक्त हमने देखा होगा आइटनरी किसी का पेज पे चेक किया होगा, या किसी इसमें मेंशन किया होगा कोटेशन या किसी में, तो हमने उधर का एक प्राइस सोचा कि इतने रुपए में आना चाहिए, दैट इज आवर क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड प्राइस, हमने सेट कर दिया। लेकिन एक्चुअल में जब पेमेंट करने गए तो चांसेस है कि हमें वो पेमेंट ज्यादा करना पड़े या कम करना पड़े। द रीजन मे बी द डिफरेंस। रीजन ऐसा हो सकता है ज्यादा पे करने के लिए वो बोलेगा अरे इसमें ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड नहीं किया था, कुछ सो एंड सो टैक्सेस इंक्लूड नहीं किया था, या ये टैक्स स्लैब में रिवीजन हुआ है, रेट में रिवीजन हुआ है कोई टैक्स का, तो हमने उसको अगर कंसीडर नहीं किया होगा और एक्चुअल में बढ़ गया होगा तो एक्चुअल में जो हमने पेड किया है और जो हमने एस्टिमेट किया था उसके बीच में जो डिफरेंस है वो हमारा प्राइस वेरिएंस से निकलेगा, और उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना क्वांटिटी यूज हो रहा है। सो इफ द एक्चुअल प्राइस इज हायर, actual price is higher than the standard price, it would result in adverse price variance। अगर actual price ज्यादा होगा standard price से तो आपका it will result in adverse price variance, and if the actual price is lower than standard price the result is favorable price variance। so अगर उल्टा हुआ तो result क्या हो जाएगा, favorable price variance। so standard adverse and favorable हम लोग को समझ में आता है। अगर हमारा एक्चुअल प्राइस ज्यादा रहेगा तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हम लोगों ने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है,
और अगर हमारा स्टैंडर्ड प्राइस ज्यादा है और एक्चुअल में कम है, तो इसका मतलब अरे वाह, अच्छा हुआ, फेवरेबल है, क्योंकि आपने मार्केट में जाके कुछ बार्गेनिंग किया, कुछ एडवांटेज लिया, कुछ डिस्काउंट मांगा, तो शायद आपका वो प्राइसिंग कम हो गया, उसका अल्टीमेटली आपको बेनिफिट होगा ओवरऑल कॉस्ट में। सो मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ओके, देन मटेरियल यूसेज वेरिएंस, तो हमने इस्तेमाल किया, यूज किया, क्या यूज करेंगे? मटेरियल यूज करेंगे। मटेरियल नॉर्मली क्वांटिटी के बेसिस पे होता है, टन्स में, किलोग्राम्स में, व्हाटएवर भी, जो भी मेजरमेंट का ये रहेगा। अगर हम लोग ऑयल के बारे में बात करें तो लीटर्स में हो सकता है, एनीथिंग। सो मटेरियल यूसेज वेरिएंस का बात करें, सो देयर इज अ पोर्शन ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस व्हिच इज ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन एंड एक्चुअल क्वांटिटी यूज। क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, ये आपके स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन जो भी हुआ रहेगा, उसके लिए स्टैंडर्ड हमने सेट किया है कि नहीं पता नहीं, अगर नहीं किया है तो हमें स्टैंडर्ड रिवाइज करना है। ये पॉइंट याद रखो हमेशा कि अगर हमने डिसाइड किया है कि 10 किलो मटेरियल लगेगा एक यूनिट बनाने के लिए और एक्चुअल में हमने 5 यूनिट बनाए हैं, तो 5 यूनिट बनाने के लिए हमें कितना स्टैंडर्ड रिवाइज करना पड़ेगा? तो एक यूनिट के लिए अगर 10 किलो लगता है तो 5 यूनिट के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके मिलेगा 50 केजी। तो हमें 50 केजी का स्टैंडर्ड के बारे में सोचना पड़ेगा। 50 केजी स्टैंडर्ड क्वांटिटी बन जाएगा, जो भी एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए लग सकता है, उसका जो भी स्टैंडर्ड रेट रहेगा उससे हम लोग मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालेंगे। सो मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालते वक्त स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, इसका जो भी डिफरेंस आएगा मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस, जो भी हमने स्टैंडर्ड प्राइस डिसाइड किया होगा। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल क्वांटिटी प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, तो यहां से हमें मटेरियल यूसेज मिलेगा। सो मटेरियल मिक्स वेरिएंस को समझ के लेते हैं, फॉर्मूला समझ के लेते हैं। So material mix variance, this is the portion of usage variance which is due to the difference between the standard and actual composition of mixture. So material mixture variance, standard price जिसमें actual quantity in standard mix RSQ minus actual quantity, तो ये हमारा एक ये रहेगा। Then revised standard quantity is equal to total actual quantity consumed into standard quantity of particular material. Material yield variance, yield is output, so this variance arises due to difference between the standard yield specified and actual yield obtained. हमने स्टैंडर्ड आउटपुट कितना सोचा था और एक्चुअल में कितना आउटपुट हुआ, तो उस हिसाब से हम लोग स्टैंडर्ड लॉस इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल इनपुट माइनस एक्चुअल लॉस ऑन एक्चुअल इनपुट इनटू एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस, वो हिसाब से हमें यील्ड मिल सकता है। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस माइनस मटेरियल मिक्स वेरिएंस करके यील्ड वेरिएंस मिल सकता है। मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस क्या होता है? व्हेन प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर काइंड ऑफ मटेरियल। अगर हमारे लिए मल्टीपल मटेरियल लगने वाला है कोई चीज को बनाने के लिए, उसमें इंग्रेडिएंट्स जो है अलग अलग मटेरियल्स होगा, तो ऐसे केस में देयर मे बी अराइज मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। सो सब यूसेज वेरिएंस कब आएगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। So it can be seen from this formula that material sub usage variance is the analysis of variance in basic standard quantity of each material. So now after the concept of material variance, we need to understand the labor variance. Labor variance क्या होता है? हमारे लिए लेबर काम करता है, नंबर ऑफ आवर्स वर्क करता है, तो उसका काम करने का जो तरीका है उससे वो प्रोडक्शन निकालता है। तो हमने लेबर कॉस्टिंग जब हमने किया था, लेबर कॉस्ट, उस वक्त अंडरस्टैंड किया था कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी। तो हमारे लिए लेबर कॉस्ट निकालते वक्त ख्याल रखना पड़ता है कुछ एरियाज का। जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालना है उसके लिए हमें लेबर का रेट वेरिएंस निकालना पड़ेगा। रेट हमने क्या सोचा था, क्या रेट पे लेबर मिलेगा और एक्चुअल में क्या रेट पे आ रहे हैं, सो लेबर रेट वेरिएंस। सेकंड पार्ट इज लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अब ये क्या हो जाता है? एफिशिएंसी कितना घंटे में कितना प्रोडक्शन करता है, हमने जो प्लान किया था उस हिसाब से क्या था और एक्चुअल में क्या हुआ।
देन लेबर आइडल टाइम, आइडल टाइम क्या होता है? जब लेबर खाली बैठा रहता है, प्रोडक्शन लाइन बंद है ड्यू टू फेलियर फ्रॉम द कंपनीज एंड, कंपनी ने या तो मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए पावर फेलियर है, या मशीनरी खराब हो गया, या क्या बोलते हैं मटेरियल से रिलेटेड शॉर्टेज ऑफ मटेरियल का इश्यू है, कुछ भी वजह से लेबर अगर काम पे आके बैठा रहा, वर्क नहीं कर पाया और उसको पेमेंट करना पड़ा, सो दैट कॉस्ट इज कॉल्ड आइडल टाइम। ये कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, याद रखो, ख्याल रखो, जिंदगी में हमेशा एडवर्स रहेगा। किसी को भी आइडली पे करना पड़ेगा तो आपके लिए एडवर्स है। देन लेबर यील्ड वेरिएंस, लेबर यूसेज वेरिएंस, लेबर गैंग वेरिएंस एंड लेबर सब एफिशिएंसी, ये पीजी से एरिया के लिए आ जाता है। तो हमारे लिए यूजी लेवल में से ये चार अंडरस्टैंड करना है। सो फॉर्मूला ऑफ लेबर वेरिएंसेस, लेबर रेट वेरिएंस कैसे निकालेंगे? तो लेबर जो का जो रेट है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। हमारे मटेरियल और लेबर में सिर्फ वर्डिंग का खेल है। मटेरियल में जहाँ पे हम लोग क्वांटिटी बोल रहे हैं, वहां पे लेबर में हम लोग आवर्स बोलेंगे। मटेरियल में जहाँ पे हम लोग प्राइस बोल रहे हैं, वहां पे लेबर में हमें रेट बोलना है और फॉर्मूलाज में इंसर्ट करना है। तो आपके मटेरियल और लेबर के फॉर्मूलेज लगभग सेम हो जाए। सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि रेट हमारे लेबर में यूज होता है वर्ड, और प्राइस हमारे लिए मटेरियल में यूज होता है, क्वांटिटी हमारे लिए मटेरियल में यूज होती है, और आवर्स हमारे लिए लेबर्स में यूज होता है। ओके, सो लेबर आइडल टाइम, आइडल टाइम मींस एक्चुअल आवर्स माइनस आइडल टाइम, कितना घंटा काम किया था उसमें से कितना घंटा आइडल था, तो इसको हटाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो हमने एक्चुअल आवर्स का जो भी रेट निकाला था उसमें आइडल टाइम का जो एरिया है उसको एलिमिनेट करके हम लोग चेक करेंगे, तो हमें आइडल टाइम वेरिएंस मिलेगा। लेबर गैंग वेरिएंस, रिवाइज एक्चुअल आवर्स माइनस आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। सो एक्चुअल आवर्स माइनस आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो हमें ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, सो वी विल इग्नोर इट। लेबर यूसेज स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, कितना घंटा किसने काम किया, यूसेज दैट इज एफिशिएंसी वी कैन से। सो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, उसमें एक्चुअल आवर्स का कंसीडरेशन करते हुए ख्याल रखना आइडल टाइम को इग्नोर करना पड़ेगा। अगर आइडल टाइम हुआ है तो वो एक्चुअल आवर्स नहीं है, उतना घंटा वो यूज नहीं हो रहा है। ओके, सो दैट नीड्स टू बी अंडरस्टैंड। लेबर एफिशिएंसी हो गया। लेबर रेट वेरिएंस, सो दिस इज दैट पोर्शन ऑफ द लेबर कॉस्ट वेरिएंस व्हिच इज कॉज्ड बाय द यूज ऑफ एक्चुअल वेज रेट अदर देन प्री डिटरमाइंड। सो हमने प्री डिटरमाइंड पहले ही हमने रेट डिसाइड किया होगा। सो एक्चुअल रेट और हमारा प्लान रेट, एस्टिमेटेड रेट, उसमें क्या डिफरेंस है उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे। सो लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल लेबर टाइम, सो स्टैंडर्ड वेज रेट माइनस एक्चुअल वेज रेट, उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे। It is the difference between the standard time and the actual time spent multiplied by the standard wage rate. So efficiency का बात करें, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का, तो स्टैंडर्ड टाइम्स और एक्चुअल टाइम्स इसमें जो भी डिफरेंस है मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड वेजेस। सो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड वेज रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड लेबर टाइम माइनस एक्चुअल लेबर टाइम। लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, आइडल मतलब खाली बैठा है लेबर, हमने एक्सप्लेन किया आइडल का मतलब। सो इट इज दैट पोर्शन ऑफ लेबर कॉस्ट वेरिएंस which is due to the abnormal idle time of workers. While calculating labor efficiency variance, abnormal idle time is deducted from the actual time spent to determine the real efficiency of the worker. So idle time variance is equal to abnormal idle times into standard wage rate, कितना घंटा वेस्ट किया मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड वेज का जो भी रेट अपने डिसाइड किया होगा। तो लेबर गैंग वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस को हम लोग इग्नोर करते हैं। यूसेज इज योर स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो वो हिसाब से हमें लेबर यूसेज कॉस्ट कैसे मिलता है। सो लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैन बी डिफाइंड एज द डेविएशन ऑफ द एक्चुअल डायरेक्ट वेजेस पेड फ्रॉम द डायरेक्ट वेजेस स्पेसिफाइड फॉर द स्टैंडर्ड आउटपुट। हमने जितना डिसाइड किया था और जितना पेड किया है उसका जो डिफरेंस है, वेरिएंस है, वो लेबर कॉस्ट वेरिएंस आएगा। सो लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालना बहुत आसान है, स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस। सो इस हिसाब से लेबर कॉस्ट वेरिएंस मिलता है। देयर आफ्टर द ओवरहेड वेरिएंस,
ओवरहेड वैरिएंस में वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स के बारे में बात किया जाता है, जिसमें स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स हमने डिसाइड किया होगा तो एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट करके आपको मिलेगा। स्टैंडर्ड रेट जो होता है दैट इज बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स और बजटेड प्रोडक्शन। सो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स वैरिएंस, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स टोटल वैरिएंस, उसमें दो पार्ट होगा, एक एक्सपेंडिचर वैरिएंस और दूसरा वॉल्यूम वैरिएंस। तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स वैरिएंस एक्सपेंडिचर प्लस वॉल्यूम करेंगे तो आएगा, वॉल्यूम मींस क्वांटिटी, कितना यूनिट बनाया आउटपुट। अगर हम लोग वॉल्यूम के बारे में और डिटेल में जाना चाहते हैं देन इट विल बी एफिशिएंसी वैरिएंस, कैपेसिटी वैरिएंस एंड कैलेंडर वैरिएंस। कैलेंडर मतलब डेज वीक्स जो भी आपका लगा होगा। देन सो टोटल वैरिएंस ऐसे आता है एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रिकवरी रेट माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स, आपने एक्चुअली कितना खर्चा किया और स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना हो सकता था। देन प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंडिचर सेम स्टैंडर्ड रिकवरी रेट इनटू बजटेड प्रोडक्शंस के हिसाब से। वॉल्यूम क्वांटिटी जो है वो स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड माइनस बजटेड फिक्स ओवरहेड। Sales variance can be calculated on two ways, the turnover or the volume method, the profit or the margin method। मतलब हमने टर्नओवर नंबर ऑफ यूनिट्स के बारे में, वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं या रुपीस के बारे में बात कर रहे हैं, उस हिसाब से भी सेल्स का वेरिएंस निकाला जा सकता है। इसको सिर्फ हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। द टर्नओवर और द वैल्यू मेथड इज, वैल्यू वेरिएंस इज इक्वल टू प्राइस वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम इज क्वांटिटी एंड मिक्स वेरिएंस। सो ये profit methods, profit variance due to sales and profit variance due to selling price and sales volume quantity। so quantity और price इस दो हिसाब से हमें profit हो सकता है। then profit variance due to the quantity and due to the sales mix। standard costing का यूज कहाँ पे होगा? the application of standard costing in process industries, service industries, engineering industries, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज, बहुत सारे एरियाज में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूज होता है क्योंकि ये मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होने वाला टेक्निक है। सो आफ्टर द एप्लीकेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ एडवांटेजेस क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के एडवांटेजेस है द फॉर्मुलेशन ऑफ प्राइस एंड प्रोडक्शन पॉलिसीज, कि हम लोग प्राइस और प्रोडक्शन पॉलिसी बना के रख सकते हैं कि हमें ऐसा ऐसा प्राइस में या प्रोडक्शन में फ्लक्चुएशन करना पड़ सकता है। देन कंपैरिजन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, कंपैरिजन करना बहुत आसान हो जाता है, वैरिएंस निकालना, और वो वैरिएंस निकालने के बाद वो एडवर्स है कि फेवरेबल है, वो हिसाब से उसका एनालिसिस किया जा सकता है। देन मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, देन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हिसाब से हम लोग को जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना है, किसको अलॉट करना है, कौन उसके ऊपर टेक केयर करेगा, वो सोच सकते हैं। कॉस्ट कॉन्शियसनेस, जब हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते हैं तो हमेशा अलर्ट रहते हैं कि हमने जो प्लानिंग में किया था वो एक्चुअल में क्या उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, हम लोग वो कंट्रोलिंग मेजर्स के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा ध्यान मटेरियल, उसकी क्वांटिटी, उसका प्राइस, लेबर, उसके नंबर ऑफ आवर्स, उसका रेट, हर चीज पे रहता है। तो कॉस्ट कॉन्शियसनेस आ जाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की वजह से। देन बेटर कैपेसिटी टू एंटीसिपेट, देन बेटर इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, हम लोग जब भी नजर रख के काम करेंगे तो वेल वर्क होगा। देन प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पीरियोडिकल, टाइम टू टाइम, ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जा सकता है वक्त पे। फैसिलिटेट बजटिंग, बजटिंग करना आसान हो जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की वजह से, हमारे पास प्री डिटरमाइंड प्राइसिंग और इसका एरियाज। देन लिमिटेशंस, यस ऑफ कोर्स, अगर उसके एडवांटेजेस है तो शायद लिमिटेशंस भी होंगे, और वो क्या होगा? हाई डिग्री ऑफ टेक्निकल स्किल्स, ऑफ कोर्स यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस का रिक्वायरमेंट होगा, उस जिसको टेक्निकल नॉलेज है उसी लोगों का यहाँ पे बेनिफिट होगा, वो वही लोग आउटपुट दे सकते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ वेरिएंसेस इनटू कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स, यहाँ पे डिफिकल्टीज है कि हम लोग वेरिएंसेस को सेग्रीगेशन करने में डिफिकल्टी आ जाएगा, कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल। अगर आपने वेरिएंस निकाल भी लिया और वो नॉन कंट्रोलेबल है तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। देन डुप्लीकेशन इन रिकॉर्डिंग, डुप्लीकेशन इन रिकॉर्डिंग पॉसिबल है कि डबल रिकॉर्डिंग हो जाए, आइदर टू स्ट्रिक्ट और टू लिबरल। कभी कभी हमारा जो प्लानिंग होता है उसमें हमने बहुत ज्यादा चीजें लिबरल रखा होगा या बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रखा होगा, तो उस हिसाब से हमें एक्चुअल के साथ डिफिकल्टीज आ सकता है। ओके, सो दिस मच पार्ट हैज बीन कवर। प्रैक्टिकल इलिस्ट्रेशंस हम लोग कमिंग लेक्चर्स में लेने के लिए सोच